जनवरी का महीना था। सुबह का समय। धुंध और कोहरे में आसमान सना हुआ था और सूर्य भी दिखाई नहीं दे रहा था। कोहरा इतना घना था कि लोग अभी ठिठुरे हुए थे और गांव वाले अलाव जलाकर अपने ही घर में अपने हाथों को सेक रहे थे। इधर पुलिस के गाड़ी के सायरन की आवाज़ माधोपुर गांव में आने की आवाज़ आने लगती है और पुलिस की गाड़ी सायरन बजाती हुई सीधा ग्राम प्रधान के घर पहुंचती है और अपने साथ उनको लिवा लेती है। ग्राम प्रधान को लेकर पुलिस टीम सायरन बजाते हुए सुबह सुबह 7 बजे रमेश के घर जा धमकती है। पुलिस वालों में से एक आगे निकलकर रमेश की मां की तरफ बढ़ा। रमेश की मां ने उसको साथ लेकर अपने बहू के कमरे की तरफ बढ़ गई। सभी पुलिस वाले उनका अनुसरण करने लगे। दरवाज़ा खोला गया तो छत से लटक कर रस्सी के सहारे शीला का मृत शरीर दिखाई पड़ा। पुलिस वालों ने शव नीचे उतारा और अपनी कागजी कार्रवाई में जुट गए। शीला की आंखें जैसे उबल कर बाहर आ गिरेंगी। उसकी जीभ दोनों जबड़ों में फंसी हुई बाहर को लटक रही थी। उसके बाल खुले आधे कंधों पर, आधे उसके अगल बगल लटक रहे थे। यह दृश्य बड़ा ही भयावह था और गांव वाले धीरे धीरे रमेश के घर पर एकत्रित होने लगे थे। 3 पुलिस वालों ने साथ में मिलकर शव को सफ़ेद चादर में लपेटकर डिस्पैच कर दिया और शीला की सास को पुलिस थाने बुलाया गया। रमेश को खबर दे दी गई जो अभी शहर में था और रमेश के पिता को भी खबर भेज दी गई जो एक प्राइवेट बस चलाता था शहर में। माधोपुर गांव वालों में कानाफूसी चल रही थी। इधर शीला की मां को मायके वालों को भी खबर भेज दी गई थी। थाने पर सब लोग एकत्रित हो रहे थे। शीला की मां दहाड़े मार मार कर रो रही थी और वह रमेश के घर वालों के ऊपर दहेज मांगने का इल्ज़ाम लगाकर केस फाइल करा दिया। शीला की सास और ससुर दहेज उत्पीड़न के मामले में जेल में डाल दिए गए। ऐसे कानूनी दांव पेच कोर्ट कचहरी चलता रहा। 3 माह गुजरने के पश्चात शीला की सास और ससुर को बेल मिल गई। सब लोग घर पर आ गए। रमेश कुछ दिन पहले ही घर पर आ चुका था, लेकिन असली खेल अब शुरू हो चुका था। रमेश के घर में अक्सर सांप दिखने लगा। वह सांप एक दिन में रमेश को डस लेता है और रमेश को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया। काफ़ी दवा इलाज के उपरांत वह ठीक हुआ। फिर 5 दिन के पश्चात सर्प उसके घर के छज्जे से लटकता हुआ दिखाई पड़ा। सभी गांव वाले आते तब तक लापता हो जाता है। लोग बड़े आश्चर्यचकित थे कि आखिर कहाँ विलुप्त हो गया। नित्य रोज कोई न कोई घटना घटने लगी थी। एक दिन रमेश की माँ अपने खेत पर गई और खेत में से घास निकाल रही थी। अचानक वह खड़ी हुई और उसकी आंखें बिल्कुल फैल गईं। होठ तेजी से फड़फड़ा रहे थे, परंतु उसके मुंह से कोई बोल नहीं फूट रहे थे। अब वह अपने ही खेतों में इस मेड़ से उस मेड़ दौड़ लगाने लगी। उसकी साड़ी उसके पैरों में फंस रही थी और गिर पड़ जा रही थी। उसे अपने पीछे सांप दिखाई दे रहा था जो उसको दौड़ाए जा रहा था। अब वह चिल्लाने लगी, मुझे बचाओ बचाओ, सांप सांप। दूसरे खेतों में काम करने वाले लोग भागे भागे उसके पास आते हैं और पूछते हैं, कहाँ है सांप।
किसकी कोई भी सांप नहीं किसी को दिखाई पड़ रहा था, परंतु रमेश की माँ को सांप दिखाई दे रहा था। लोग आश्चर्यचकित थे कि आखिर सांप है कहाँ। वह थर थर काँप रही थी, अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रही थी। लोगों ने उसको थोड़ा ढाढ़स बंधाया और अपने साथ लेकर घर की तरफ चल पड़े। लोगों का साथ पाकर उसे थोड़ा ढाढ़स बंधा। अब उसकी हालत थोड़ा संभल चुकी थी। घर आने पर उसे पानी पीने को दिया गया। वह एक ही सांस में पूरा लोटा पानी समाप्त कर दिया। गांव वाले कोई पंखा की हवा कर रहा था तो कोई उसकी पीठ को सहला रहा था। धीरे धीरे रात्रि हो चुकी थी। चंद्रमा भी आसमान में दिखाई नहीं दे रहा था। दोबारा फिर से धुंध और कुहरे में रात सन गई और कभी कभी किसी चिड़िया की आवाज़ कानों में आ रही थी और भौरों की आवाज़ धीरे धीरे कभी कभी आ जाती थी। पर रमेश की माँ की आंखों में नींद नहीं थी। वह पलक घर की छतों को घूरे जा रही थी। अचानक उसे कमरे की छत के निचले हिस्से में सांप रेंगता हुआ दिखाई पड़ा। वह जोर जोर से हकलाने लगी। उसके शरीर में जैसे जान नहीं थी। उसका शरीर लेटे लेटे ही कांपने लगा था। उसका गला उसको रुंधा हुआ महसूस होने लगा। खुली आँखों से वह सब देख रही थी। अब उसके सीने पर कुछ भारी भरकम भार महसूस होने लगा था। आंखें फटी पड़ी थीं। आँखों के बाहरी कोने से आंसू की कुछ बूंदें कनपटी की तरफ बह रही थीं, लेकिन उसका शरीर अब उसका ना रहा। उससे हिला तक नहीं जा रहा था। उसकी आत्मा अंदर ही अंदर मचल रही थी। वह छटपटाने की कोशिश कर रही थी पर छटपटा भी नहीं पा रही थी। तभी कमरे में रमेश आ जाता है। कहता है माँ माँ, पर माँ बेचारगी में उसे देखे जा रही थी और असहाय बिस्तर पर पड़ी कुछ बोल नहीं पा रही थी। अब रमेश सब कुछ समझ चुका था कि माँ के साथ क्या हो रहा है और वह जल्दी से माँ के करीब पहुँच जाता है और माँ के हाथों को अपने हाथों में लेकर पकड़ता है। जब रमेश माँ के हाथों को अपने हाथों में लेता है तो माँ के मुंह से आवाज़ बाहर आ जाती है, बेटा मैं अब नहीं बचूंगी, वो मुझे अपने साथ ले जाएगी। नहीं माँ, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। रमेश अपनी माँ के पास ही बैठ गया और दोनों को बैठे बैठे सुबह हो चली। सुबह रमेश माँ को लेकर शहर के एक डॉक्टर के पास चला जाता है। माँ चेकअप कराया, अपनी माँ का वह चेकअप कराया है। लगभग सारे टेस्ट नॉर्मल ही आते हैं। डॉक्टर से भी कुछ कहा नहीं जा रहा था। इतना बोला सदमा है, इन्हें किसी बात का गहरा सदमा है। कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, खिलाओ ठीक हो जाएंगी। लेकिन रमेश की माँ को अब लगभग रोज़ ही ऐसे दौरे आने लगे थे। उसे पहले सांप दिखाई पड़ता था, बाद में उसकी घिंघी बध जाती थी और वह आंखें फाड़े देखती रहती थी। मुंह से आवाज़ नहीं निकलती। अब गांव वाले भी उसके घर की तरफ नहीं आते थे। अब उसके घर को भी भूत का डेरा कहा जाने लगा था। गांव के ग्रामीण अपने बच्चों को रमेश के घर की तरफ जाने नहीं देते थे। ना ही गांव का कोई व्यक्ति उनकी तरफ आता था। किसी को रमेश की जैसे ख्याल ही न हो। सहानुभूति तो थी पर कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहता था। रमेश बहुत परेशान था क्योंकि उसकी पत्नी पहले गुजर चुकी थी। अब माँ का ये हाल है। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने उसे सलाह दी कि उसे अपनी माँ को तांत्रिक को दिखाना चाहिए। यदि कोई नेगेटिव एनर्जी होगी तो दूर हो जाएगी।
रमेश को अब शायद एक आशा की किरण दिखाई पड़ी। अगले दिन वह माँ को लेकर एक जाने माने तांत्रिक के पास ले गया। तांत्रिक कुछ पूजा का सामान बाहर निकाला, जिससे में रोरी, कपूर, लवंग, सिंदूर और नींबू इत्यादि था। उसने आग जलाकर कपूर को जला दिया और आंखें बंद कर कुछ मंत्र का उच्चारण करने लगा। कुछ ही पलों में रमेश की माँ बैठे बैठे अपना सिर घुमाने लगी थी, हिलने भी लगी थी और उसने अपने बालों को चारों तरफ गोल गोल घुमाने लगी। और 5 मिनट घुमाने के पश्चात तांत्रिक के कहने पे थोड़ा शांत हुई और उसने पूछा, कौन है रे तू चंडाल? तब रमेश की माँ ने कहा, मैं शीला हूँ। कौन शीला? ऐसा तांत्रिक ने डपट कर बोला। तब रमेश की माँ ने कहा, रमेश की पत्नी शीला हूँ। बाबा, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी। बाबा, आप बीच में मत आओ। और वह आप बीती बताने लगी। अब बड़े आश्चर्य की बात यह है, रमेश की माँ खुद अपने मुंह से बोल रही थी, कह रही थी, मैं शीला हूँ, मैं शीला हूँ, ऐसा कहने लगी। रमेश की माँ ने मुझे बहुत सताया। रमेश शहर में मुझे छोड़कर चला गया। यह मुझसे कहती, जा अपने पिता से पैसे मांग के ला। मैं 2 बार मांग कर लाई, फिर भी यह इज्जत नहीं की मेरा। मैं खाना पकाती तो यह पीछे से खाने में ज़्यादा नमक डाल देती या कंकर पत्थर, और ताने दिया करती, यह भिखमंगे घर की है, इसको इसके मायके वाले खाना पकाना भी नहीं सिखाया। हर बात पर मुझे ताने दिया जाने लगा था। रोटी उतारने वाले चिमटे को आग में गर्म करके मेरे हाथों को जला दिया करती थी। रमेश की माँ रो रो कर शीला के रूप में अपनी आप बीती बता रही थी। रमेश की भी आंखों में आंसू आ गए थे और तांत्रिक भी द्रवित हो गया था और बोला, रमेश, तुम्हारी माँ अपने कर्मों की सज़ा भुगत रही है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? रमेश थोड़ा अपने आप को संभाला, बोला, बाबा, शीला की कमी के कारण मेरा जीवन तो पहले से ही उजड़ चुका है, नरक बना हुआ है। ले देकर माँ ही बच्ची है। इनका लालच आज हमें कहीं का नहीं छोड़ा, पर अब मैं माँ को नहीं खोना चाहता। अब रमेश की माँ पूरे होश हवास में आ चुकी थी। वह रमेश और बाबा के पैरों में गिर गई। उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा था। वह बोली, उसे एक बार कालरा हो गया था तो मैंने इस अभागिन का इलाज भी नहीं किया। मैं पैसे के लालच में उसे कभी भी तवज्जो नहीं दी। रमेश की माँ की आंखों से आज प्रायश्चित झलक रहा था। वह पहली बार अपनी बहू के लिए रो रही थी। बाबा ने रमेश को कुछ सामान लेकर 2 दिन बाद आने को कहा। बोला, हम रमेश दोनों बनारस चलेंगे, शीला के लिए शांति यज्ञ करेंगे और उसकी आत्मा को वहीं शांति स्थापित करेंगे। 2 दिन के बाद बाबा ने बनारस घाट पर एक शांति यज्ञ करवाया और रमेश के हाथों शीला की आत्मा को शांति दिलाई गई और उसे वहीं शांति में स्थापित किया गया। दोस्तों, ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू।